नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री श्याम पर्ते जी मौजूद हैं। इनमें प्रतिभा कूट-कूट कर भरी है। ना सिर्फ ये गायन के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं, बल्कि लिखने में भी इनको महारत हासिल है। इसके साथ-साथ तमाम देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण भी करते हैं। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में पर्ते जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पर्ते जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका बचपन कैसे बीता और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? इसके बारे में कुछ बताएँ? बचपन आदिवासी आंचलिक गाँव में बगडोना गाँव पड़ता था। आज तो शहर बन चुका है, लेकिन एक समय ऐसा था कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के साथ-साथ हम आदिवासी परिवार से हमारा मतलब जन्म हुआ है। हालाँकि हमारे पिताजी डब्ल्यूसीएल में ड्यूटी करते थे, लोडर के काम में कार्यरत थे, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और पूरा परिवेश आदिवासी परिवेश था और आदिवासी परिवेश में हम पले-बड़े हुए हैं। आप शासकीय नौकरी में भी थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपने शासकीय नौकरी को अलविदा कह दिया। क्यों? ऐसी कौन-सी वजह थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारा शुरू से ही मकसद रहा है कि हम समाज की भलाई की ओर जाएँ और हम ईजीएस गुरुजी रहे हैं। उस समय ₹500 मिलते थे, तो वो उतना उस नौकरी का महत्व नहीं समझा। हालाँकि वो नौकरी छोड़ने के बाद आज किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती है। ईश्वर की दुआ से आर्थिक स्थिति आज भी नौकरी वालों से अच्छी है। ये गायन के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे बढ़ा? कोई कहानी या कोई वाकया ऐसा हो कि जिससे आपको लगा कि नहीं, मैं मुझे भी गाना चाहिए? आदिवासियों की संस्कृति ही ऐसी है, जन्म से लेके मृत्यु तक हर संस्कारों में गीत संगीत होता है। यहाँ तक कि हमारे आदिवासियों में कोई मरता है और उसकी अंतिम क्रिया होती है, वहाँ भी गीत संगीत होता है। तो हम उस परिवेश में पले जहाँ लोक संगीत की एक क्या कहना चाहिए, एक परंपरा रही है। परंपरा रही है। आपने पहला गीत अपने जीवन का कौन-सा गाया था और आपको पहला मंच कौन-सा मिला? इसके बारे में कुछ बताएँ? अ, अभी तो हम फिलहाल लोकगीत लोक संगीत गा रहे हैं। अब शुरुआती दौर में, अब जब हम लोग लगभग 10 साल की उम्र रही होगी, 10-11 साल, उस समय हमारे यहाँ राम सप्ता प्रतियोगिताएँ होती हैं, आज भी हो रही हैं। तो हमारी शुरुआत तो सबसे पहले गायकी में राम सत्ता में हुई है और राम सत्ता मंचों पे हमने अपनी प्रस्तुति दी है। आपने पहला गीत कौन-सा गाया था? और कोई एल्बम हो आपका तो उसके बारे में भी बताएँ? रामसत्ता में पहले गाए हैं और एल्बम की बात है तो जो रील वाली कैसेट चलती थी पहले, तो वो रील वाली कैसेट में हमने सबसे पहली रिकॉर्डिंग जबलपुर स्वर दर्पण में करवाए थे और हमारे उस कैसेट का नाम था महुआ बीनन लगी भौजी। जी। और उसमें भी मेरे द्वारा गीत लिखे हुए थे। हालाँकि उसमें हमने गायन के लिए हमने सुखनंदन आके जी को गवाया था। जी, जी। अब तक कितने एल्बम आप बनवा चुके हो या बना चुके हो और इनमें से हिट कितने रहे? कुछ अगर आइडिया हो तो? अभी जो यूट्यूब चैनल में जो गीत है तो मेरे लगभग 45 गीत अ, डल चुके हैं, जिसमें से 45 में से लगभग 30 गाने मिलियन पहुँचे हैं। अच्छा। ऐसा कोई गीत जिसको गाते समय आप पूरे भावुक हो गए हों? ऐसा कोई स्मरण अगर हो तो कुछ बताएँ? कौन-सा गीत था वो? अब हालाँकि वो मेरे रिकॉर्डिंग में नहीं आया है, लेकिन एक खेड़ापति की आरती हमने लिखे थे, जो आज भी लगभग सभी लोग गा रहे हैं उस गीत को और वो हमारे द्वारा तैयार गीत है, खेड़ापति की तो आप आरती। सुनाओ ना थोड़ा-सा गा के, अच्छा। है ना? अ
होदाई खेड़ापति निवा आरती हो माँ, होदाई खेड़ापति निवा आरती हो माँ। बोलनी बोल सेवक री दाई बोल री खेड़ो तुल भूमिकाल सेवक, हो दाई खेड़ो तुल भूमिकाल सेवक, बोले तो मांधानूल खेड़ापति निवा आरती हो माँ। बहुत ही शानदार आपने सुनाया। ये गोंडी भाषा और गोंडी संस्कृति को बचाने में संगीत की कितनी भूमिका मानते हैं आप? सर संगीत की और जो लोक संगीत लोकगीत जो है ये अगर देखा जाए तो हमारे इतिहास को जीवित रखे हैं गीतों ने। जैसे कि हमारा जो आदिवासी इतिहास है कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो किंवदंतियों में और कहावतों में और गानों के माध्यम से हमारा गोल्डी इतिहास सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। और तो उससे हमारे पुराने इतिहास की भी कुछ चीजें मिल रही है। मतलब आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं गोंडी संगीत के माध्यम से गोंडी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने में गोंडी संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल और आप और आपकी जो टीम है, जितने भी गोंडी गायक हैं, ये इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल है ना, ऐसी कुछ है ना जी। आप चूंकि लिखते भी हो, आप मूर्तिकार भी हो, है ना? जी। और आपने जो आदिवासी महापुरुषों के बारे में कोई किताब भी लिखी थी, उसके बारे में बताएं, क्या था वो? यहाँ अभी 2011 में बैतूल जिले में एक साहित्यिक आदिवासी साहित्यिक सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ की जो समिति से मैंने बोला भाई पूरे देश के हर प्रांत से हमारे आदिवासी लोग आएंगे, तो उनको हम आदिवासी साहित्य क्या परोसेंगे, बैतूल में आदिवासी साहित्य क्या है। तो फिर उनके समझ में आया कि हाँ सही में जब बाहर का व्यक्ति आएगा तो हम उनको क्या देंगे, बैतूल के क्या दर्शन करवाएं। तो फिर उन्हीं लोगों ने बोला कि भैया आप कुछ तो लिखो। तो उसमें मैंने बहुत कम समय में 15 दिन के अंदर जैसा भी हुआ मैंने संकलन किया विषय वस्तु का कि और बैतूल के गौरव सरदार विष्णु सिंह उइके नाम की एक छोटी सी पत्रिका छापा था, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे बैतूल जिले की जानकारियां संकलित करके वो पत्रिका वहां बंटवाया था आदिवासी साहित्य। शायद वो यही पत्रिका थी आपकी जिसको भाजपा नेता कमलेश सिंह ने बड़ी पुस्तक में आगे बढ़ाया, ऐसा कुछ है क्या? जी उनका मतलब उनने मुझसे भी सहयोग लिया। अच्छा अच्छा। वो जानकारियां उन्होंने हालांकि मुझसे ज्यादा काम किया है, जी जी। लेकिन उनके पहले मेरी ये पुस्तक छपी थी। आप संगीत के क्षेत्र में लंबे समय से हैं, आपको बहुत सारे जो न्यू कमर गायक हैं ये आपको गुरुजी के नाम से भी संबोधित करते हैं, हमने ये भी सुना है। इसके साथ साथ आप मंच संचालन भी बहुत शानदार तरीके से करते हो, ये प्रतिभा है आप में। ये सब में आपको कहीं ऐसा लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, इसमें पैसा नहीं है, ये नहीं है, समय बर्बाद होता है, कोई मतलब नहीं है अब करने से, ऐसी कुछ भावनाएं कभी आई नहीं साहब कि उसमें छोड़ दिया जाए संगीत नहीं कोई नहीं है? नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल, बल्कि हम तो ये कहते कि हमारा जो ये चीज है संगीत का ये शायद श्वासों के साथ ही बंद होगी, बंद होगा जी। आज का जो सोशल मीडिया है एक कलाकार को ऊपर उठाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या मानते हो आप? सोशल मीडिया आने से बहुत सहयोग मिला है सारे कलाकारों को। एक समय ऐसा था कि हम लोग जब कैसेट रिकॉर्डिंग किए थे तो वो कैसेट को हम किस कंपनी को दें, वो कंपनी वाला हमें क्या देगा क्या नहीं देगा, ये समस्या थी। और उस कैसेट को हम कैसे लॉन्च करेंगे, ये समस्या थी। आज ये स्थिति है कि हम खुद रिकॉर्ड करें, खुद शूटिंग करवाएं, खुद वीडियो बनाएं और खुद यूट्यूब चैनल पर उसको हम डालते हैं और उसका पैसा खुद को मिलता है। पहले ये स्थिति नहीं थी। नहीं। जी। कितने ऐसे आदिवासी युवा है
जिनको आपने सिंगर बनने में मदद करी है? मदद, हालांकि हम लाइव प्रोग्राम अ, लगभग 20-25 सालों से हम कर रहे हैं। चाहे देवी जागरण कर रहे हो या लोक संगीत का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत से सारे कलाकारों को हमने मंच दिया, पहला मंच। भले आज वो अच्छे स्टार हो चुके हैं, अपने खुद के बैनर तले कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गायकों की शुरुआत हमारे ग्रुप के माध्यम से हुई है। आपके समाज के बहुत सारे युवा और युवती ऐसे भी है जो कि संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जी, इनको वापस संस्कृति में जोड़ने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? प्रयास तो पारिवारिक पृष्ठभूमि ही तैयार ऐसा करना चाहिए सभी लोगों को, जिससे हमारे बच्चे घर से ही सीखें। और हम लोग तो ये गीत संगीत के माध्यम से भी, और यहाँ तक कि सामाजिक सम्मेलन वगैरह करके भी हम प्रयास करते हैं हमारे आदिवासी वर्ग में कि अपनी संस्कृति को बचाए रखें, अपनी बोली भाषा को बचाए रखें। ऐसा हमारा प्रयास तो रहता है। आने वाले समय में आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब गीत संगीत में, जो आने वाले हैं? और इसके साथ ही परते जी, जी, कुछ गीत सुना के बताइए ना जो आपको अति प्रिय हो और जो अच्छे हिट भी हुए। जी। हाँ? अभी तो नॉर्मली जो चलन में है, हमने एक चीज और देखा कि अगर हमने ऐतिहासिक गीत लिखे हैं, ऐतिहासिक गीत या कुछ शिक्षाप्रद गीत लिखे हैं, तो यूट्यूब में वो लोग ज्यादा उन्हें सुनते नहीं पसंद हैं। नहीं करते हैं। जी, हम्म, जबकि उनसे कुछ शिक्षा मिल रही है, हाँ हाँ। उनसे कुछ हमारे इतिहास की जानकारी मिल रही। जब उसको लोग नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तो उसमें हमारा नुकसान होता है। एक प्रोडक्ट तैयार करने में, एक गीत तैयार करने में लगभग 25,000 का खर्चा आ जी जाता है। जी। और जब उस टाइप का नुकसान होता है, तो अभी जो हमारे नए कलाकार हैं, उनका तो पूर्ण रूप से ही नुकसान हो जाता है। बाकी जो बड़े कलाकार हैं, जिनके ज़्यादा गाने चल चुके हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मतलब आप ये मानते हो परते जी कहीं न कहीं कि ज्ञान, ध्यान, विज्ञान ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलती है, बजाय इसके ये चलता है, ले जाऊँ जी, होशंगाबाद, ओ बिल्कुल। मेरी सांगो, ये ये जी, कहना, जी, जी, है बिल्कुल। ना? जी। तो हमारा प्रश्न फिर से वही है, कोई बेहतरीन गीत गा के सुनाइए ना आप, जो आपको बहुत पसंद हो। नहीं, मेरी 1-2 लाइन उसकी। अ, हालाँकि बहुत बेहतरीन गीत मेरे मन हिसाब से तो है, हाँ, लेकिन नहीं आप वास ही के हिसाब से हाँ, जो आपको बढ़िया लगता है वो सुनाइए ना। लेकिन वही है कि जो मेरे पसंद का गीत है, वो गीत चला ही नहीं। कोई बात नहीं। मेरे चैनल पे जो डला है। तो हम अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि जो चल रहा है उसको भी सुनाइए, यानी दोनों गीत सुनाइए आप, जी, है जी, ना? जी। सुनाइए। यूट्यूब में जो मेरा गीत है, ऐतिहासिक गीत, जो कि लोगों ने नहीं पसंद किया। जी। आदिकाल से आदिवासी का इस धरती पे वास है। आदिकाल से आदिवासी का इस धरती पे वास है। पावन है गुंडवाना की धरती, गोंडों का इतिहास है, गोंडों का इतिहास है। इस टाइप से जो ऐतिहासिक जो गीत ये है। महाभारत से हाँ, ले लिए क्या ये वाली? नहीं नहीं, वो एक आप अभी जो प्रयागराज का जो कुंभ का हाँ, हाँ, प्रयागराज वाला, हाँ तो हाँ। उसकी लेकिन ये ले तो बहुत अच्छा हाँ, गाया आपने तो। तो लेकिन ऐतिहासिक होने के चलते न जाने लोगों ने पसंद नहीं किया। अच्छा ये बताएं परते जी, अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? टीचर की नौकरी तो आपने छोड़ दी, तो क्या होते आप? ये तो नौकरी तो एक पैसा का जरिया है, मान के चलिए। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एक प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस भी चलाया हूँ। जी जी। मेरा उधर, मैं समाज को कुछ न कुछ देना चाहता देने हूँ। चाहते हो? जी, मैं पेंटिंग भी कर लेता हूँ, पेंटर भी हूँ, चित्रकार भी हूँ, मूर्तिकार भी, पारंगत किसी में नहीं हूँ। हम एक अगर ये सोचे कि हम सिर्फ गायकी में ही आगे बढ़े, ऐसा कुछ नहीं। गायन, लेखन, चित्रकला, पेंटिंग, मूर्तिकार, ये सब चीज़ों में शौक रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं एक पूर्ण रूप से पारंगत किसी में नहीं। देखिए परते जी, पारंगत तो कोई भी नहीं होता, जी, है ना?
जब तक के सांस चल रही है व्यक्ति के जीवन में जो सीखने का क्रम है वो सतत चलते रहता है। जी, इसलिए पारंगत आप नहीं बोल रहे ना कि मैं पारंगत नहीं हूं, तो ये कोई कमी नहीं है आपकी, बल्कि आपकी उपलब्धि यह है कि आप मूर्तिकार है, आप चित्रकार है, आप लेखन के क्षेत्र में, आप गायन के क्षेत्र में आपने टीचरशिप करी, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे ताकि समाज को कुछ दे सके। आप कौन-कौन सी प्रतिमाएं बनाते हैं इसके बारे में बताइए ना। मैं ये गणेश जी, दुर्गा जी, ये और वो भी निःशुल्क, ऐसा नहीं कि मैं पैसे से। अच्छा। जी। और लगभग 15-20 सालों से। बनाते आ रहे हो। जी। आप स्टेज पे परफॉर्म दे रहे थे, उस समय ऐसा कोई यादगार पल आपके साथ घटा जो हमारे साथ शेयर करना चाहोगे आप? कोई अगर याद हो तो? अ, ये सैकड़ों कार्यक्रम किए हैं और उसमें ऐसा कुछ ये नहीं हुआ कि भई सारे जब कार्यक्रम अच्छे ही हुए जब हैं। दर्शकों से आपको प्रतिक्रिया मिलती है, हुँ। दर्शकों से, तो कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी मिली आपको जो आज तक याद है? जी, जी, बिल्कुल। बताइए कौन-सी बिल्कुल। है? एक बार रामनवमी, चैत्र नवमी में हमने राम मंदिर सारणी में जागरण का प्रोग्राम किए थे। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते प्रोग्राम बिगड़ जाता है। उस स्थिति में आयोजक ने जो चीज़ें हमें कहा कि भाई हमें आपका कार्यक्रम पसंद नहीं आया, और उस समय वो चीज़ आज तक जीवन में याद है कि भाई प्रोग्राम खराब होने पे इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ जब सामने वाले देते हैं तो थोड़ी तकलीफ तो होती है। जबकि हर हर कलाकार ये चाहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट दूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात। कोई ये नहीं चाहता कि मैं प्रोग्राम बिगाड़ूँ, प्रोग्राम खराब करूँ, खराब लेकिन ऐसा हो ऐसा जाता समय है, हो हो जाता है। जाता है। आज परते जी, आज जो आदिवासी समाज की स्थिति है, पहले जो स्थिति थी, आप कितने संतुष्ट हो इस स्थिति से कि और कुछ आदिवासी समाज के लिए होना चाहिए जो वाकई में अभी तक सरकार ने, नेताओं ने नहीं किया है? क्या होना चाहिए? आदिवासी संस्कृति की बात अगर देखा जाए, आदिवासी वर्ग की बात देखा जाए, तो आज हम जिस उम्र में हैं, तो आज पूरे उम्र में जो हमने परिवर्तन देखे हैं। एक समय था कि शिक्षा का अभाव, सारे नेता कहते थे, समाज सेवी कहते थे कि समाज में शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के अभाव के चलते समाज पिछड़ा हुआ है। लेकिन आज तो आदिवासियों के शिक्षा का स्तर ऊँचा उठा है। लेकिन इतना शिक्षा का स्तर उठने के बावजूद भी आज भी हम देखें तो अन्य वर्गों की अपेक्षा आदिवासी वर्ग सबसे निचले स्तर पे है। तो इससे कहीं न कहीं हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो भी शिक्षित हुआ है, वो समाज से कटता चला गया। वो आज नौकरियों पर जाने के बाद आदमी वापस अपने समाज, अपने वर्ग, अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब आपका स्पष्ट ये कहना है कि आदिवासी समाज के जितने भी लोग उच्च पदों पे पहुंचे हो, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या अन्य किसी पेशे में, कम से कम अपने समाज के युवाओं की ओर ध्यान दें, उनको ऊपर उठाने में मदद करें, ताकि ये युवा भी शिक्षित हो सके। यही कहना चाह जी, रहे जी, हो ना? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वही ये लोग आगे बढ़ने के बाद, चाहे कोई भी हो, राजनीतिक आदमी हो, भूल जाते सामाजिक, हैं सब। जाने के बाद भूल जाते हैं अपने और अपनी संस्कृति को मिटाने का भी प्रयास यही लोग कर रहे हैं। ये लोग जब कोई बड़े नौकरियों पे जाने के बाद ये अपनी भाषा को भूल जाएंगे। अगर भाषा आ भी रही है तो बोलेंगे नहीं। वो बोलेंगे नहीं। ये स्थिति, ये विडंबना है। आज आदिवासी युवा वर्ग अधिकतम नौकरी के पीछे भाग रहा है। सबको तो नौकरी मिलती नहीं है, ये भी तो है। ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सारे युवा और जितने बच्चे हैं उनसे मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप शासकीय नौकरी के पीछे ना भागते हुए अपने रोजगार, और देखा जाए तो हम आदिवासी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भर हैं। और आज इतनी आधुनिक कृषि होने लगी है, उस कृषि पर ध्यान दें, व्यवसाय की ओर ध्यान दें।
आज अगर देखा जाए तो मैं खुद भी आज व्यावसायिक व्यक्ति होने के नाते मैं सिर्फ यही सलाह देता हूँ कि हम नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय में पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा व्यवसाय पे ध्यान दें, चाहे वो कृषि का व्यवसाय हो या आधुनिक व्यवसाय, तमाम व्यवसायों पर ध्यान दें। आप लोग नौकरी के पीछे ना भागें, बस यही मेरे युवा पीढ़ी से निवेदन है, आग्रह है। श्याम परते जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपनी पूरी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपने हमें अवसर दिया और अपनी बातों के माध्यम से हमारे वर्ग, हमारे समाज और हमारे कलाकार साथियों तक हमारी बात पहुँचाने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। इसलिए आपके इस बैतुल वाणी और आपको और सभी स्टाफ को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे जो मैंने जो गाया हूँ, जो मिलियन पहुँचा है वो गीत है शेरवा जाड़ी जाड़ी कड़ंगता शेरवा जाड़ी जाड़ी कड़ंगता शेरवा जाड़ी जाड़ी कड़ंगता हो शेरवा जाड़ी जाड़ी कड़ंगता। ये मेरा गीत सबसे हिट हुआ है। बाकी चैनल के तो सारे लगभग 25-30 गाने हिट हुए हैं।